मैं अक्सर काउंसलिंग के दौरान लोगों को ये बात बताता हूँ जब जन्म कुंडली का अध्ययन होता है तो कि यदि आप बनना चाहते हैं तो आपको नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ द एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 129 को लेकर। द एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूँ। वो प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, आपकी जन्म कुंडली के प्लैनेटरी पोजीशन से संबंधित हो सकते हैं, किसी भी तरह का ज्योतिषीय उपाय या कोई भी प्रश्न जो कि आपके मन में हमारी इस ऑकल्ट साइंस की फील्ड से संबंधित, ज्योतिष की फील्ड से संबंधित उत्पन्न होता है, उन प्रश्नों के जवाब आप मुझसे इस कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। क्या करना होगा आपको अपने प्रश्नों को पूछने के लिए? इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने नाम के साथ में अपने एक स्पेसिफिक प्रश्न को दे दीजिए। फिर जैसे ही द एस्ट्रोलॉजी शो के अन्य एपिसोड्स आते हैं, उन एपिसोड्स में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका ये मंथ कैसा होने वाला है, आपका ये वर्ष कैसा होने वाला है, साथ ही साथ विभिन्न ग्रहों का राशि परिवर्तन प्रभाव आपके लग्न एवं आपके राशि के अनुसार क्या फल को लेकर के आ रहा है, तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शुरुआत में ही 2 प्लेलिस्ट का लिंक देखने में मिलेगा। उन दोनों ही प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करते ही आप अपने लग्न एवं अपने राशि के अनुसार अपने पूरे जीवन का हाल जान सकते हैं। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करना चाहिए, जिन उपायों को करके आप अपने इस जीवन को और बेहतरीन बना सकें, इस विषय में भी चर्चा उन वीडियोज़ के अंत में की जा चुकी है। तो अवश्य ही इस कार्यक्रम को देखने के बाद में इन प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है ये ममता देवी जी का है। इन्होंने लिखा है कि जिन लोगों की कुंडली में शनि राहु केतु के ट्राइन में हों या राहु केतु के साथ युत हों, अच्छा यानी कि जिन लोगों की कुंडली में शनि राहु या केतु से दृष्ट हो या राहु या केतु से युत हो या सूर्य राहु केतु से ट्राइन में हो फिर युत हो, तो जिनका जन्म ग्रहण में हो, अमावस्या में हुआ हो, तो इन लोगों को त्रिपिंडी श्राद्ध कराना चाहिए। और क्या ये सभी पितृदोष के लक्षण हैं? जी बिल्कुल, ये सभी जो कॉम्बिनेशंस आप बता रहे हो तो ये सभी पितृदोष के लक्षण हैं। वैसे मैं ट्राइन में तो इसको नहीं काउंट करूंगा, लेकिन हाँ यदि ये युति बना रहे हैं जैसे शनि राहु शनि केतु, सूर्य राहु सूर्य केतु, चंद्र राहु चंद्र केतु, तो ये पितृदोष के लक्षण तो हैं ही। और ऐसे केस में इनकी शांति और त्रिपिंडी श्राद्ध तो अवश्य ही करा लेना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अन्यथा इस दुर्योग की वजह से जातक के जीवन काल में उसका विकास काफ़ी हद तक बाधित हो जाता है, उसके पोटेंशियल का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता, जितने की वो व्यक्ति अपेक्षाएं रखता है वो उसको प्राप्त नहीं हो पाती हैं। साथ ही साथ जितना उस व्यक्ति के अंदर कैपेबिलिटी होती है उस कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो इस केस में आपको त्रिपिंडी श्राद्ध अवश्य ही करा लेना चाहिए, ये कराना ही काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न जो है यह है रवि गहलान। इन्होंने लिखा है कि शनि 4 डिग्री पर है और शुक्र 28 डिग्री पर है। शनि की दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है, शुक्र 2nd हाउस में है और शनि 11th हाउस में है। देखिए अभी आपके कॉन्सेप्ट जो है वो वीक है दृष्टि संबंध को लेकर के। शनि की तीसरी दृष्टि होती है, 7वीं और 10वीं होती है। यदि शुक्र 2य स्थान में है और शनि 11वें स्थान में है तो शनि की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, ना कि शुक्र पर, क्योंकि शनि के पास में कोई चौथी दृष्टि नहीं होती और अगर चौथी दृष्टि नहीं होती तो शुक्र पर शनि की दृष्टि नहीं पड़ सकेगी। अतः लग्न पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, जिसके चलते आपकी लाइफ के हर एक कार्य विलंबित होंगे। परंतु आपका शुक्र चूंकि 2य भाव में बैठा हुआ है तो 2य भावगत शुक्र को लाभ भावस्थ शनि दृष्टि नहीं दे सकते हैं, तो ये प्रश्न ही आपका गलत है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न जो है यह है मयूर इंडिया। इन्होंने लिखा है मेरा केतु 4th में है और बुध 12th में है और सूर्य 11th में है, तो क्या ये मोक्ष योग बनेगा? देखिए आपका सूर्य 11th हाउस में बैठा हुआ है, काम त्रिकोण में आपका आत्मा का कारक बैठा है, तो चौथे में केतु होने से मोक्ष कहाँ मिल जाएगा आपको? सबसे पहली चीज़ तो मोक्ष योग के बनने से आप क्या समझते हैं, पहले तो इस चीज़ को समझना होगा कि मोक्ष का योग क्या कहना चाहता है। मोक्ष का जब किसी व्यक्ति की कुंडली में योग बनता है तो उसके जीवन काल में कहीं ना कहीं एक अलगाव उसको महसूस होता है लोगों से कहीं ना कहीं वो डिटैच्ड महसूस करता है। सांसारिक जो सुख होते हैं इनसे वो स्वयं को डिटैच्ड महसूस करता है, इसमें उसको कोई रस नहीं आता। एकांतवासिता, भगवान की पूजा पाठ आराधना साधना में उसका मन ज़्यादा लगता है
और भी जो जितनी मटीरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं उसका अट्रैक्शन उस तरफ नहीं होता है, कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होने का प्रयत्न करता है, ईश्वर में खो जाने का प्रयास करता है, मंत्र जाप साधना इत्यादि में लगा हुआ रहता है, बहुत ज़्यादा उसको रिश्ते नातों से भी मतलब नहीं होता है। ये असल मोक्ष योग का इस जीवन काल में देखने में जो फल आता है ये वो है। अब अगर आप सोच रहे हो कि जीवन और मरण के खेल से मुक्ति मिल जाएगी ये मोक्ष योग बताता है, तो देखिए ये मोक्ष योग नहीं बताता और ना बता सकता है। इसके लिए बहुत डीप योग होते हैं जो भी कुंडली में होते हैं। जैसे लोग नॉर्मली कहते हैं कि गुरु केतु की युति 12वें भाव में हो तो व्यक्ति को मोक्ष मिल जाएगा। अरे पहले उसका लग्न लग्नेश देखना होगा। अब आपके केस में 11वें में सूर्य बैठे हैं तो धन कमाने की अत्यधिक चाहत है। अब जब धन कमाने की इतनी ज़्यादा चाहत है, मटीरियलिस्टिक सुखों को पाने की इतनी ज़्यादा चाहत है, तो एकमात्र केतु के चौथे में होने के कारण आपको क्या मोक्ष थोड़ा ना मिल जाएगा। दूसरी चीज़, चतुर्थ का केतु आपको कुछ हद तक घर में रहने की इच्छा ना हो या घर से डिटैचमेंट महसूस हो या मदर से डिटैचमेंट या दूरी महसूस हो, इस बात को प्रदर्शित करता है। परंतु चौथे का केतु भूमि भवन और वाहन का सुख भी प्रदान कर देता है। तो जब इसमें रहेंगे बहुत ज़्यादा तो इसमें संलिप्त भी हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य 11वें में बैठा हुआ है जाकर के। तो मोक्ष योग अगर उस तरह का आप समझ रहे हो कि मयूर इंडिया नाम लिख करके ये बिल्कुल अब मोक्ष होने वाला है, अब अगला जन्म नहीं, तो नहीं, ये वाली बात नहीं आएगी। हाँ, मोक्ष योग एक अलग चीज़ है। और जो सिम्टम्स मैंने बताए हैं जो कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो लोग अग्रसर होते हैं, जिनको ओल्ड सोल कहा जाता है, तो वो सिम्टम्स होते हैं, उनमें ये देखने में आते हैं। और कुंडली के उस तरह के जो ग्रह योग होते हैं मोक्ष योग के, उसमें ये सिम्टम्स देखने में आते हैं। आपका ना वो योग है, और मुझे आपकी प्लैनेटरी पोजीशन जो आपने 3 ग्रह बताए हैं उनको पढ़ के नहीं लगता कि ये पोजीशन आपकी होनी चाहिए, तो ये मोक्ष योग नहीं मान्य होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है ये है ऋतिक कुमार राय। इन्होंने लिखा है, कोई भी प्लैनेट जब किसी भाव में होता है तब उस भाव के दुष्प्रभाव जातक को बहुत जल्दी मिल जाते हैं, वहीं उसी भाव में उसकी अच्छाइयाँ प्राप्त करने में जातक को बहुत लंबे समय का इंतजार करना होता है। एग्जाम्पल, मंगल अगर 6th में हो तो ऐसे इंसान किसी को कितना भी पैसा देगा उसको वापस नहीं मिलेगा, लेकिन यही जातक जब डिफेंस की तैयारी करेगा तो उसको उतना सपोर्ट जल्दी से क्यों नहीं देता, ऐसा क्यों? इसके पीछे बहुत मल्टीपल रीजंस हैं। अच्छाई जो होती है उसको प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है और बुराई की प्राप्ति बहुत ईजिली हो जाती है। आपने अक्सर एक उक्ति सुनी होगी ना कि लोग शराब की दुकान तक चल करके जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगी आती है, और दूध जो कि एक सात्विक चीज़ है वो बेचने के लिए वो दूध वाला घर घर जा करके बेचता है और लोग उससे मोल भाव करते हैं, कम नापा, ये किया वो किया, बहुत सारी चीज़ें। परंतु शराब इत्यादि में तो ये चीज़ें नहीं होती। लोग चल चल करके खुशी से जाते हैं और महंगी महंगी बॉटल्स वहाँ खरीदते हैं, क्योंकि बुराई जो है वो जल्दी लोगों को अट्रैक्ट करती है। ये कलयुग है, कलयुग में बुराई ज़्यादा अट्रैक्ट की जाती है। मैं अक्सर काउंसलिंग के दौरान लोगों को ये बात बताता हूँ जब जन्म कुंडली का अध्ययन होता है तो, कि यदि आप बनना चाहते हैं तो आपको लगभग 1 वर्ष का समय लगेगा बनने के लिए, परंतु यदि आप बर्बाद होना चाहते हैं तो उसके लिए 1 दिन ही काफ़ी है, क्योंकि बर्बाद होना ऊपर से नीचे आने के बराबर है। तो ऊपर से नीचे आना कूद करके आया जा सकता है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। परंतु यदि ऊपर जाना है, सीढ़ी चढ़ना है, तो सीढ़ी चढ़ने में आपको टाइम लगेगा, क्योंकि यदि आपको कोई शॉर्टकट मिल भी जाता है तो आप उससे लिफ्ट से ऊपर तो पहुंच गए, परंतु नीचे कैसे आना ये नहीं पता है, तो गिरते हैं वहां से बहुत जल्दी, इसलिए बनने में समय लगता है। अब मंगल 6th स्थान में बैठा है, तो मंगल 6th स्थान में बैठा है, जब व्यक्ति को सब हरा हरा लगने लगता है कि लोन लेकर के मैं ये कर सकता हूँ वो करता हूँ, तो लोन लेना उसके लिए आसान हो गया। परंतु डिफेंस में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो जहाँ पर चीज़ें अच्छी होती हैं उसको प्राप्त करने में नेचुरल सी बात है कि डिले होता है। तो जन्म कुंडली में भी वही सूत्र लागू होता है, क्योंकि यत पिंडे तत् ब्रह्मांड, तो जो इस ब्रह्मांड में है वही तो हमारे पिंड में है, तो उसी तरह से कुंडली भी आपकी वर्क करेगी। तो जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो नेचुरली आप कुंडली से जोड़ें ना जोड़ें उनकी प्राप्ति में समय लग जाता है, परंतु जो बुरी चीज़ें होती हैं उसकी तरफ व्यक्ति अट्रैक्ट भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्नों को दी एस्ट्रोलॉजी शो कि एपिसोड नंबर 129 में सिलेक्ट किया गया था, और इतने ही प्रश्नों के जवाब को लेकर के आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों के प्रश्नों के जवाब मेरे द्वारा इस कार्यक्रम के माध्यम से दिए गए वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपने प्रश्न को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो अपने नाम के साथ में अपने स्पेसिफिक प्रश्न को इसी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।